हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मैं प्रोफेसर चंदन राजपूत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि इंटरेस्टिंग भी है, जिस टॉपिक का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? रोटेशनल डायनामिक्स। इस रोटेशनल डायनामिक्स को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सर्कुलर मोशन। फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास सर्कुलर मोशन, और इस रोटेशनल डायनामिक्स का सेकंड पार्ट है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन यानी जब भी हम रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी मोशन? सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर मोशन टॉपिक को कंप्लीटली अलग से पढ़ेंगे और इस रोटेशनल मोशन टॉपिक को कंप्लीटली अलग से पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन से। अब ये सर्कुलर मोशन क्या होती है? तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन की। द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। क्या होती है सर्कुलर मोशन? द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन के बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है तो सर्कुलर मोशन क्या? हर वो चीज जो सर्कुलर आर्क में घूमती है या वो चीज गोल 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 चक्कर लगाती है। मान लो मेरी गो राउंड है, मेरी गो राउंड की चेयर है, मेरी गो राउंड की चेयर पर छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं और वो मेरी गो राउंड कंप्लीटली एक सर्कुलर आर्क में घूमते रहता है। तो वो जो मोशन है, इट इज द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। बहुत और सिंपल एग्जांपल, सर्कुलर ट्रैक है, उस सर्कुलर ट्रैक पर हम अगर बाइक को घुमा रहे हैं, गोल 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 घुमा रहे हैं, दैट मोशन इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ सर्कुलर मोशन। उसके बाद मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। हम सभी को पता है कि अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूमती है। या फिर मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जैसे कि मून हमारे अर्थ के अराउंड क्या होता है? सर्कुलर आर्क में घूमता है। ऐसे सभी मोशन जो गोल गोल घूमती है उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हम एक बेसिक टर्म को समझ कर लेंगे सबसे पहले, जिसको कहते हैं हम पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर। बहुत ही बेसिक चीज है जिसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और उसे हम कहते हैं रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या है या फिर रेडियस वेक्टर क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल और इस सर्कल के अराउंड एक कोई भी पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। हमारा ये सेंटर O है और इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल हम कंसीडर करेंगे कि दैट पार्टिकल इज सिचुएटेड एट पॉइंट A। इनिशियली दैट पार्टिकल इज एट पॉइंट A। इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम दैट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू B। अब मान लो ये पार्टिकल हमारा A पॉइंट से लेकर घूमते हुए कहां पर आया? पॉइंट B पर आया। थोड़ी देर के बाद पार्टिकल और घूमते घूमते पॉइंट C पर चले गया। अब यहाँ पर और एक बार पोजीशन पार्टिकल की चेंज हुई। अब यहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन है C। अब बच्चों, इनिशियली पार्टिकल पॉइंट A पर था, यानी O से लेकर A तक की जो लाइन है वो हमें एग्जैक्ट पोजीशन बता रही थी पार्टिकल की। लेकिन थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल पॉइंट B पर पहुंच गया, यानी अब लाइन OB, जिसे हम रेडियस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? हम रेडियस कहते हैं। अब यहाँ पर ये लाइन OB क्या इंडिकेट करती है? पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन।
उसके बाद पार्टिकल पॉइंट सी पर चले गया, तो यहाँ पर पॉइंट सी पर ओसी लाइन जो है वो हमें पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन इंडिकेट करती है। यानी पोजीशन वेक्टर क्या होगा फिर कि पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। कहाँ से ड्रॉ करेंगे हम उसे? फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ऐसा वेक्टर जो सेंटर ऑफ सर्कल से पोजीशन ऑफ पार्टिकल तक ड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर। अब यहाँ पर अगर पार्टिकल पॉइंट ए पर है तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? ओ ए बार आ जाएगा। अगर पार्टिकल पॉइंट बी पर है तो यहाँ पर हमारा पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर क्या होगा? ओ बी बार होगा। अगर हमारा पार्टिकल पॉइंट सी पर है तो यहाँ पर हमारा रेडियस वेक्टर क्या होगा? ओ सी बार। यानी जैसे जैसे पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी वैसा वैसा पोजीशन वेक्टर भी क्या होगा? चेंज होगा। यानी पोजीशन वेक्टर की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, और वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल is known as पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर जो होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल होता है। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है जो कि इक्वल टू द रेडियस, जो भी सर्कल हम कंसीडर करेंगे उस सर्कल की रेडियस। सेकंड पार्ट है कि डायरेक्शन, इट इज ऑलवेज, क्या कहेंगे हम इसे? ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। अब अवे फ्रॉम द सेंटर है लेकिन कहां पर? टूवर्ड्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। सिंपल। अब इसके असाइनमेंट, हमें रेडियस वेक्टर को मेजर करना है या पोजीशन वेक्टर को मेजर करना है। इट मींस दैट वी आर मेजरिंग द लेंथ, एंड लेंथ का असाइनमेंट क्या है बच्चों? यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? मीटर होता है, which is denoted by m। अब यहाँ पर मीटर ही है यानी लेंथ ही है, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी बच्चों? m⁻0 आएगा, l⁻1 आएगा, t⁻0 आएगा, और इसे बहुत ही सिंपल मैनर में हम लिख सकते हैं l⁻1। So these are the important points which are related to the position vector। अब पोजीशन वेक्टर को अगर हम समझ लेते हैं तो उसकी अगली टर्म हम समझ कर लेंगे बहुत ही। अब हम अगर लीनियर मोशन अगर हम कंसीडर करेंगे तो लीनियर मोशन में हमने जो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया था उसे कहा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वहां पर जो वेलोसिटी कंसीडर की थी उसे हमने कहा था लीनियर वेलोसिटी, और वहां पर एक्सेलरेशन जो कंसीडर किया था उसे हमने कहा था लीनियर एक्सेलरेशन। अब सर्कुलर मोशन में भी क्या होगा? सर्कुलर मोशन में भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या सर्कुलर मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगी, लेकिन उसे हम कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन को कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बहुत ही बेसिक टर्म्स है और जो कि रिलेटेड है सर्कुलर मोशन से। इन टर्म्स को हम वन बाय वन पढ़ कर लेंगे। हम अब क्या करेंगे कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। इन तीनों टर्म्स को हम फर्स्ट क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम अगले कंसेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है जनरली थीटा से डिनोट करते हैं, जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। अगर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हम थीटा से डिनोट करेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। फिर से एक बार मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये हमारा O है, पॉइंट O है जो सेंटर ऑफ सर्कल है। अब मान लो कि इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल पॉइंट A पर है, ठीक है। और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल पॉइंट A से लेकर सपोज दैट पार्टिकल रीचेस टू द पॉइंट B। मैंने यहाँ पर लाइन OA को ज्वाइन कर दिया है, उसी टाइप में हम पॉइंट B को भी ज्वाइन करेंगे। अब हमें यहाँ पर लाइन OB मिल जाती है। पार्टिकल का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुआ? A से B तक, जिसे हम कहते हैं आर्क लेंथ, या फिर आर्क लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा S। और in small interval of time that particle reaches to point A to B। अब यहाँ पर A से B की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर सेंटर पर उसने एक एंगल कवर किया है जिसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा थीटा से। कौन सी टर्म से डिनोट कर रहे हैं? डेल्टा थीटा। अब इस दो वेक्टर, इन दो रेडियस के बीच एक स्मॉल एंगल बना है जिसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं हम उसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर, या फिर एंगल कवर्ड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल। एंगल कवर्ड बाय द रेडियस वेक्टर। इस रेडियस वेक्टर ने जो भी एंगल कवर किया है, जो भी एंगल ट्रेस किया है, या जो भी एंगल सस्टेन किया है, उस एंगल को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम दैट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A टू B। इस डिस्टेंस को हम कहेंगे डेल्टा S, जिसे हम कहते हैं आर्क लेंथ। और अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री क्या लिखेंगे हम? डेल्टा थीटा अगर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, या फिर इसे अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा हमारा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारा? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कंसीडर किया है हमने? यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है डेल्टा थीटा। आर्क लेंथ कितना है हमारे पास? डेल्टा S। और रेडियस कितना है हमारे पास? R। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमें मिल सकता है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन R। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है हमें तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा थीटा बार इज इक्वल टू डेल्टा S बार डिवाइडेड बाय R। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं बच्चों। अगर टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी टाइम इंटरवल इज नियरली इक्वल टू 0 बट नॉट 0, द टाइम इंटरवल इज नियरली इक्वल टू 0, then angle covered by the radius vector also is very very small। अगर टाइम इंटरवल बहुत ही कम है तो वहां पर कवर होने वाला एंगल भी कम होगा, और इस मिनिमम एंगल को और स्मॉल एंगल को हम कहते हैं इनफाइनाइट
इनफाइनेटिसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसे कहते हैं वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों याद रखो, अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर इस चीज को याद रखना है आपको। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे करता है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वहां पर ट्रायंगल फॉर्म होगा, और ट्रायंगल अगर फॉर्म होता है तो वहां पर ट्रायंगल लॉ ओबे होगा। यानी कौन से लॉ ओबे होंगे? एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उसे हम कहेंगे लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उसे हम कहेंगे लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, वो होगा सीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर होगा? सीरो वेक्टर और नॉट रियल वेक्टर। क्योंकि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट है तो वहां पर ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, और ट्रायंगल अगर फॉर्म नहीं हुआ तो वहां पर कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं होगी। ठीक है, ये हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर आएंगे हम। तो बच्चों याद रखो, अगर सेंस ऑफ रोटेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है या फिर राइट हैंडेड स्क्रू रूल से दी जाती है। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि कर्ल फिंगर इंडिकेट्स द सेंस ऑफ रोटेशन। ये हमारी कर्ल फिंगर है जो हमें दिखाएंगे सेंस ऑफ रोटेशन। देन stretched thumb will indicate the direction of angular velocity, direction of angular displacement। अब मान लो कि सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज सेंस है। अगर क्लॉकवाइज सेंस है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस अगर है तो वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। याद रखिए, when the sense of rotation is in clockwise sense, then angular displacement is directed in downward direction, and when the sense of rotation is anti-clockwise, then angular displacement is directed in vertically upward direction। या फिर राइट हैंडेड स्क्रू रूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर राइट हैंडेड स्क्रू रूल को हम क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, वो स्क्रू अगर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया तो यहाँ पर वो स्क्रू इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी अगर सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन। अगर उसे हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएंगे तो वहां पर वो स्क्रू बाहर आएगा। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर आपको इतना रखना याद रखना है, क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन अगर है तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और एंटी क्लॉकवाइज अगर सेंस ऑफ रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पर क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली उसका SI यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन। SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? रेडियन है। अब ये रेडियन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है रेडियन, और इसके डायमेंशन जो है तो
angular displacement is a dimensionless quantity. It has no dimension, but it has a SI unit which is known as radius. ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे जिसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। ये जो सेकंड टर्म है अब वो फिर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड है। एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हमने लीनियर वेलोसिटी देखी है वैसे ही हमें एंगुलर वेलोसिटी देखना है। एंगुलर वेलोसिटी, दिस एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है? तो एंगुलर वेलोसिटी बहुत ही सिंपल बच्चों, the rate of change of angular displacement with respect to time। क्या आएगा? the rate of change of angular displacement with respect to time is known as angular velocity। according to definition हम क्या लिख सकते हैं कि angular velocity delta omega is equal to limit delta t tends to 0 delta theta upon delta t। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, टाइम इंटरवल अगर वेरी स्मॉल है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, स्मॉल होगी। यानी यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये मैग्नीट्यूड आएगा। अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे डेल्टा ओमेगा बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बार अपॉन डेल्टा टी। यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज the rate of change of angular displacement with respect to time। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसका अगर हम लिमिट निकालेंगे तो इसका लिमिट आएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, इसका लिमिट क्या आएगा, डी ओमेगा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, या फिर हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। जैसे यहाँ पर इनफाइनेटिसिमल एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल से दी जाती है। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट both are in the same direction। जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, हमारे घर में जितने भी फैन होते हैं वो सभी के सभी जो फैन होते हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होते हैं। कौन से सेंस में रोटेट होते हैं? क्लॉकवाइज सेंस में। यानी हमारे घर के फैन जो हमें हवा देते हैं वो सभी फैन क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होते हैं, क्योंकि वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए हमें जो फैन से एयर मिलती है उसकी डायरेक्शन हमें कौन से डायरेक्शन में मिलेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए हमारे घर के जो हवा देने वाले फैन होते हैं वो सभी के सभी कौन से रोटेशन में घूमते हैं? क्लॉकवाइज सेंस में घूमते हैं। ठीक है। सेकंड, हमारे जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमते हैं, क्योंकि अंदर के हवा उनको बाहर फेंकना होती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन होते हैं, ये बताने के लिए। उसके बाद इससे अगली टर्म जो है इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें इस्तेमाल करनी है उसे हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे कि आपने मोशन में पढ़ा था लीनियर एक्सेलरेशन, सेम यहाँ पर वैसे ही होता है एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? तो अगेन एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर कौन डिपेंड है, एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी पर कौन डिपेंड है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो होता है अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हुआ हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसका बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बच्चों यहाँ पर याद रखना है आपको कि ओमेगा इज इक्वल टू हमने थीटा अपॉन टी लिखा है, ठीक है। अब अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। अब ये चेंज इन वेलोसिटी क्या डिनोट करेगा हमें, अल्फा बार इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बार अपॉन डेल्टा टी। जैसे हमने यहाँ पर लिखा डेल्टा थीटा बार अपॉन डेल्टा टी, वैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अल्फा बार इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बार अपॉन डेल्टा टी। और अगर इसे हम और अच्छा लिखेंगे तो इसका भी लिमिट हम ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बार अपॉन डेल्टा। तो यहाँ पर जैसे हमने डी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी लिखा था, यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा बार इज इक्वल टू डी ओमेगा बार अपॉन डी टी, ठीक है। अब ये डी ओमेगा या फिर इसे मैग्नीट्यूड में अगर लिखना है तो हम सिंपल लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब यहाँ पर हमें इस एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। अब मान लो कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे ओमेगा 1। पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और थोड़ी देर के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हुई, अभी पार्टिकल की वेलोसिटी हुई ओमेगा 2। यानी ओमेगा 1 से लेकर पार्टिकल की वेलोसिटी ओमेगा 2 हुई, और ओमेगा 2 होने के लिए यहाँ पर पार्टिकल ने जो टाइम इंटरवल दिया है वो मान लो हमारे पास t है। तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास है ओमेगा 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय t। अब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t, हमें पता है ओमेगा, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, एंड ओमेगा इज आल्सो गिवन बाय 2 पाई n। अब 2 पाई n कैसा आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n कैसा आएगा। अब यहाँ पर थीटा जो होता है इसे हम रेडियन में अगर लिखेंगे तो हमें पता है कि 360 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। क्या होता है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। अब एक सर्कुलर आर्क कंप्लीट करने के बाद पार्टिकल 360 डिग्री घूमता है, मतलब 2 पाई घूमता है, यानी वहां पर एक सर्कुलर आर्क कंप्लीट होगा। तो एक सर्कुलर आर्क कंप्लीट करने के लिए पार्टिकल को जो भी टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं हम उसे, टाइम पीरियड। और यहाँ पर 1/t अगर हम इसे ऐसा लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/t, और ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जो होता है, ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जो होता है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी हमें ओमेगा इज इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, यानी हमें अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर और एक वैल्यू मिलेगी 2 पाई इन ब्रैकेट n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय t। तो ये हुआ हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बच्चों एक बात याद रखना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जब हम पढ़ेंगे तो इस एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें पता करनी है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमारे घर में फैन है और फैन इनिशियल स्टेज पर स्विच ऑफ है। हम क्या करेंगे, बटन प्रेस करेंगे। बटन प्रेस करने के बाद फैन की स्पीड धीरे 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 क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल कंडीशन में 0 थी, अब वहां पर वेलोसिटी वहां पर फैन की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ऐसी वेलोसिटी या फिर ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है हमारा तो वहां पर एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन आना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन आना चाहिए। अब यहाँ पर दो टाइप होते हैं एक्सेलरेशन के। फर्स्ट एक्सेलरेशन कौन सा बताया मैंने आपको, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, द एक्सेलरेशन in which velocity of particle increases। velocity of particle increases। ऐसा जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में अल्फा बार एंड ओमेगा बार बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी होगी, वहां पर उनकी सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि अल्फा बार और ओमेगा बार इनकी अगर हमें डायरेक्शन बताना है तो हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे और उस पार्टिकल को हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस रोटेशन। तो यहाँ पर अल्फा बार भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और ओमेगा बार भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। सेकंड पार्ट जो है वो होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये निगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा बच्चों, निगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या आएगा, द एक्सेलरेशन इन विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होगी। यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर डिक्रीज हो रही है तो उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। और निगेटिव एक्सेलरेशन में अल्फा बार एंड ओमेगा बार आर अपोजिट इन डायरेक्शन। कैसे होंगे दोनों भी, अपोजिट इन डायरेक्शन। मान लो यहाँ पर अभी पार्टिकल और एक बार एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन था पॉजिटिव, यहाँ पर कैसा है एक्सेलरेशन निगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये दोनों एक दूसरे से कैसे आएंगे, अपोजिट आएंगे। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड निगेटिव एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर इस एंगुलर वेलोसिटी और इस एंगुलर एक्सेलरेशन की SI यूनिट हम देखेंगे। जैसे कि आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी के SI यूनिट क्या आएंगे, रेडियन पर सेकंड। क्या आएगा, रेडियन पर सेकंड। और इसके डायमेंशन आएंगे एंगुलर वेलोसिटी की
क्या आएंगे, m रेज टू 0 l रेज टू 0 t रेज टू -1। ये एंगुलर वेलोसिटी के SI में 10 डायमेंशन, एंगुलर एक्सेलरेशन के अल्फा के जो SI यूनिट है, अल्फा के SI यूनिट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के SI यूनिट क्या आएंगे, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसके डायमेंशन आएंगे अल्फा इज इक्वल टू m रेज टू 0 l रेज टू 0 t रेज टू -2 आएगा। ठीक है, तो बस बच्चों ये थे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड बेसिक पैरामीटर जो हमने अभी देखे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल के लेक्चर में देखेंगे। हैव अ गुड डे।